सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ख़त्म की थी और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमने बात की थी कि हम मेडिवल इंडिया शुरू करेंगे। तो ये हमारा मेडिवल इंडिया का पार्ट 1 रहेगा। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जो मेडिवल इंडिया हमारा रहता है, या जो आप ये मानिए कि जो एशियंट इंडिया है वो हमारा रहता है 750 AD तक, और जो मेडिवल इंडिया रहता है वो रहता है 750 से आप 1857 तक कह सकते हैं इसको, और जो मॉडर्न रहता है वो रहता है आफ्टर 1857। ओके, तो हमने जो है एशियंट इंडिया कवर कर लिया 750 AD तक। अभी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेडिवल इंडिया की, 750 AD से 1857 AD की। अंडरस्टूड। तो मेडिवल इंडिया की जैसे बात करें कि यहाँ पे मैंने लिखा है 8 से बेसिकली ये 19 तक कह सकते हैं आप। तो 8 सेंचुरी जो है वो, जैसे हम आज के टाइम को 21वीं सदी कहते हैं, पर जो 21वीं सदी है, जो 21वीं सदी है ये होती है 2000 की, 2100 की नहीं होती। तो इसी तरह जो 8 सेंचुरी है 750 जैसे अब तक हमने बात की है। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइमलाइन आपको समझ आई होगी। हमने एंशिएंट की फ्रॉम 5 लाख BC पैलियोलिथिक एज टू 750 AD तक हमने कवर कर लिया है। अंडरस्टूड। जो हर्षवर्धन लास्ट थे, उसके बाद जब वो साउथ में जाना शुरू हुआ तो उनको साउथ से डिफीट मिला और हर्षवर्धन का एंड हो चुका था। अंडरस्टूड। वर्धना डायनेस्टी जो थी। तो ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो आगे क्या हुआ, जब सभी डायनेस्टीज आपकी खत्म हुई तो 3 रीजन निकल गए। द फर्स्ट वन इज पालाज, प्रतिहाराज एंड सेनाज। ओके, तो हुआ क्या था कि जब आपके वर्धना डायनेस्टी खत्म हुई तो इंडिया जो है आपका, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया को एज ए स्केयर शेप में बात करूं तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो जो हमारा ईस्ट एरिया था, यहां पे हमारा जो थे वो थे पालाज। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थर्न ईस्टर्न एरियाज को पालाज ने कवर किया हुआ था। ओके, सिमिलरली वेस्टर्न में हमारे थे प्रतिहाराज और नॉर्थर्न में थे प्रतिहाराज। अंडरस्टूड। राष्ट्रकूतास जो थे वो थे डेक्कन, सेंट्रल में राष्ट्रकूतास, और नीचे जो थे वो थे चोलास। ओके, तो ये आप सबको समझ आना चाहिए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन था वो था पालास का, नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन जो था वो था प्रतिहारास का, डेक्कन जो था वो राष्ट्रकूतास का, और जो साउथर्न एरिया था वो था चोलास का। तो यहां तक आप सबको समझ आया? अंडरस्टूड। ओके, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे पालास की। अंडरस्टूड। पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूतास, सेनाज एंड चोलास। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पालास के बारे में। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे पालास का। अब पालास क्या थे? पालास जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट के थे। जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में कवर हुआ वो थे पालास। इसको फाउंड किया था गोपाला ने 750 AD में। जो पाला डायनेस्टी आई थी वो वर्धनास के खत्म होने के बाद जो पाला निकल के आए थे वो 750 AD में गोपालास ने फाउंड किया था। और जैसे कि गोपाला इसका फाउंडर था तो उसने कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया इसको, मतलब आप कह सकते हैं इसके बर्थ के अलावा कुछ खास उनका नहीं था। पर जो उस टाइम धर्मपाल जो सेकंड रूलर हुए, जो इनके बेटे थे, नेक्स्ट सक्सेसर जो थे, उन्होंने काफी इस चीज को एक्सपेंड किया, इस रीजन को। इमीडिएट इसके बाद जो इनके पैरेलली आपके प्रतिहारा, सेनाज, राष्ट्रकूता थे, इन सबके साथ इन्होंने लड़ाई की और अच्छी खासी अपने पालस डायनेस्टी को मेंटेन करके रखा, उसकी सोवरेनिटी को। तो इन्होंने 770 से 810 AD तक इस चीज को रूल किया। उसके बाद जो है वो आए देवपाल, इनके नेक्स्ट बेटे, जो नेक्स्ट सक्सेसर जो थे इनके बेटे, उन्होंने रूल किया इसको 810 से ऑलमोस्ट 870 तक इन्होंने रूल किया था। पर ये डायनेस्टी 1200 AD तक चली। 1200 AD के बाद जिसने इनको ओवरटेक किया होता है सेना डायनेस्टी। अंडरस्टूड। सेना के बारे में बात करते हैं। तो पालास के बारे में आपको यह समझ आना चाहिए कि जो आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पालास थे हमारे वो थे ईस्ट में, और प्रतिहारास जो थे वो थे लेफ्ट में। ओके, जो सेना डायनेस्टी थी वो पालास के बाद आई। पालास को ओवरटेक करने के बाद सेनाज आई, मतलब या तो ये थी या ये थी। जब ये खत्म हुए तो सेनाज आई इनकी जगह पे। और सेनाज जो थी ये आपकी सेना आई थी बंगाल में।
जैसे इन्होंने तो ईस्ट पूरा और नॉर्थ पूरा, मतलब ये वाला पूरा सेक्शन कवर कर रखा था जो आज के डेट में आपका चाइना, तिब्बत और नेपाल का है। तो सेना जो आई थी वो आई थी बंगाल में, और उसने धीरे धीरे कवर किया। ओके, तो जो सेना डायनेस्टी हमारी आई थी वो आई थी बंगाल में, ओरिजिन हुआ था इसका, बंगाल में बनी। तो अब बात करते हैं सेना डायनेस्टी की। सेना के फाउंडर जो थे वो थे समंता सेना। अब इनके नाम से ही पता लगता है, जो समंता सेना थे इन्होंने अपने नाम पे ही सेना डायनेस्टी को रखा। ओके, समंता सेना इसके फाउंडर थे, जैसे गोपाला इनके फाउंडर थे तो उन्होंने फाउंड की इसको। उसके बाद जो इनके रूलर है वो थे विजय सेन, बहुत ही पावरफुल रूलर थे। इन्होंने भी इनकी तरह अपने कंटेम्प्रेरी जितने थे सबको हराया, और दो पावरफुल कैपिटल, यू कैन से उस टाइम की कैपिटल स्टेट्स बनाई, विक्रमपुर एंड विजयपुरी, जिनको आज के में बंगाल और बांग्लादेश कहा जाता है, वो इन्होंने बनाई थी विजय सेन ने। एक तो अपने ही नाम पे बना दी थी विजयपुरी, और एक विक्रमपुरी। ओके, बहुत पावरफुल रूलर थे। इनके बाद आए थे बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, जिन्होंने धीरे धीरे अपना जो भी साम्राज्य था उसको उसी तरह ना एक्सपेंड किया ना लूज किया, उसको मेंटेन करके चलते गए। उसके बाद जो लास्ट में थे लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के बारे में ये कहा जाता है कि ये लास्ट रूलर थे। इसके बाद मुस्लिम्स ने आके इनको ओवरटेक कर लिया था, इनकी डायनेस्टी को खत्म कर दिया था मुस्लिम्स ने। अब ये हम बात करेंगे मुस्लिम्स ने कैसे खत्म किया था। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ आया कि पाला और जो सेना थी वो, हम एक वर्टिकल की जब बात करें पाला की यहाँ तक खत्म हो, उसके बाद सेना जब यहाँ पे है तो यहाँ पे इसके बाद इस्लामिक रूलर आने शुरू हो गए थे। ये आपका पाला का टाइम था, ये आपका सेना का टाइम था। इसके बाद आपके मुस्लिम स्टार्ट हो गए थे आने। अंडरस्टूड? तो इसी की तरह अब बात आती है प्रतिहारस की। जब ये यहाँ पे ईस्ट में चल रहे थे तो वेस्ट में आपकी क्या डिस्टर्बेंस हो रही थी, जो प्रतिहारस कर रहे थे। अब प्रतिहारस जो थे उसको फाउंड किया था 836 में किंग भोज ने। बहुत ही पावरफुल रूलर थे, इतने पावरफुल थे। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रतिहारस फर्स्ट स्टार्टिंग में थे, पालास इनके टाइम फॉर एग्जांपल ये आपके आए हैं 100 ईयर में, 100 एडी लेटेस्ट सपोज आए, तो पालास आपके आए थे 101 एडी में। ओके, ये थे, इनके बाद ये आए, मतलब कंटेम्प्रेरी, इनकी जगह पे नहीं, इनके बाद। प्रतिहारस ऑलरेडी थे, पालास कुछ टाइम बाद ईस्ट में डेवलप हुए, और लेटेस्ट सपोज पालास 107 एडी में खत्म हो गए सारे, 6 साल रूल के। तो ये आपका 108 एडी तक चला। कहने का मतलब प्रतिहारस जो थे वेस्टर्न में वो पालास से पहले थे और पालास के बाद तक रूल किया उन्होंने। इसको आप ये कह सकते हैं कि जो प्रतिहारस थे ये आपके एक टाइप से पोर्टुगीज हो गए, सिमिलर लाइक पोर्टुगीज रूलिंग इन इंडिया। अब पोर्टुगीज रूलिंग हम मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे या मेडिवल में ही आगे जाके 1400 के आसपास की बात करेंगे हम। पोर्टुगीज क्या से, जितने जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम जितनी फॉरेन इन्वेजन हुई उसमें सबसे फर्स्ट आए थे पोर्टुगीज। पोर्टुगीज के बाद डच, देन फ्रेंच, देन इंग्लिशमैन। और पोर्टुगीज सबसे फर्स्ट में आए थे इंडिया में, वास्को डी गामा सबने सुना होगा, और सबसे लास्ट में गए थे। मतलब जो आपकी गोवा स्टेट बनी है, गोवा स्टेट बनने के बाद भी पोर्टुगीज वहां पे रूल कर रहे थे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुलिस के एक्शन से हटाया था। तो लाइक पोर्टुगीज प्रतिहारस काफी पहले के थे और सबसे लास्ट में गए। अंडरस्टूड? तो प्रतिहारस के फाउंडर जो थे वो थे भोज। इन्होंने जब पालास चले गए फॉर एग्जाम्पल 107 में और ये थे, तो इन्होंने पालास ईस्ट भी कवर कर लिया था, ईस्ट को भी इन्होंने अपनी तरफ से जाके कवर कर लिया था। अब जब एक तरफ ये थे एक तरफ ये थे, जब इन्होंने सारा कवर कर लिया, दोनों तरफ कवर, तो बचा गया नीचे राष्ट्रकूटाज। जब ये कवर करके नीचे की तरफ बढ़ रहे थे तो यहां पे राजा थे कृष्णा 3। कृष्णा 3 राजा थे, बहुत ही पावरफुल थे ये, राष्ट्रकूटा के, राष्ट्रकूटा के ये एम्पायर थे कृष्णा 3। इन्होंने, इनका जो रूलर था भोज के नीचे ग्रैंडसन थे जो वो थे महिपाल। इन्होंने महिपाल को बुरी तरह हराया, बुरी तरह हरा के आपके प्रतिहारस को वहीं पे ही खत्म कर दिया और राष्ट्रकूटा बच गए। जस्ट बिकॉज ये साउथ में जाना शुरू हुए और इन्होंने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। कृष्णा 3 बहुत पावरफुल रूलर थे। अब जब ये खत्म हो गए यहाँ पे, तो राष्ट्रकूटा ने इनको हटा दिया, मार दिया बुरी तरह से। तो इनके मरने के बाद ये डायनेस्टी इंडिपेंडेंट होगी। राजपूत, चौहान, परमार, चंडेला, ये सब प्रतिहारस के बाद निकलना शुरू हुए उस जगह से। अंडरस्टूड? इनका इमरजेंस हुआ था, डिक्लाइन ऑफ प्रतिहारस का एंड रिजल्ट ये निकला था कि ये 4 अलग अलग कैटेगरीज फाउंड हो चुकी थी। तो सिंपल यही था,
अब राष्ट्रकूटास की बात करें, राष्ट्रकूटास हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है जब संगम एज की बात कर रहे थे, पल्लवास चालुक्यास की। तो राष्ट्रकूटा के बारे में अगर बीइंग इन अ क्रोनोलॉजी, इसको दंते दुर्ग ने फाउंड किया था 8th सेंचुरी में। अब ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे, ये सब आपकी 8th सेंचुरी की बात चल रही है। दंते दुर्ग ने इसको फाउंड किया था। कृष्णा 3 जो थे सबसे पावरफुल रूलर काउंट हुए हैं राष्ट्रकूटास के। इन्होंने उस टाइम में जितने इनके कंटेम्परेरी थे सभी ओपोजिशन को उखाड़ के फेंक दिया था और राष्ट्रकूटास को एस्टेब्लिश किया था। कृष्णा 3 उस टाइम के सभी अपने ओपोनेंट्स को डिफीट कर चुके थे। जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा महिपाल जो प्रतिहारस के रूलर थे उनको भी इन्होंने हराया और राष्ट्रकूटास डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। इनके बारे में एक चीज मेन आती है कि इन्होंने मुस्लिम्स को अलाउ किया ट्रेड करने के लिए अपने एम्पायर में, और उनको इंडिपेंडेंसी दे दी बीइंग सेकुलर कि आप अपने इस्लाम को भी प्रीच कर सकते हैं, आपको कोई धक्का नहीं है कि आपने यही फॉलो करना है। अंडरस्टूड? तो इन्होंने मुस्लिम्स को अलाउ किया और उन ट्रेड करने के लिए और इस्लाम को फॉलो करने के लिए। अब आप ये देखिए कि इस्लाम का नाम जो है वो राष्ट्रकूटास के टाइम ही आया। इससे पहले आपने मुस्लिम्स का कहीं नाम नहीं सुना, कहीं कोई इस्लाम सुना हो जितनी हम अब तक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, कहीं पे भी नहीं सुना। तो क्या पता लगता है कि जैसे 939 में ये थे, इन्होंने मुस्लिम्स को अलाउ किया पर यहां पे नहीं थे। यहां पे हमने सुना यहां पे थे, यहां पे नहीं थे, पीछे नहीं थे। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि मुस्लिम्स का राइज कब हुआ, किस टाइम इस्लाम ग्रो किया वर्ल्ड में और कैसे वो स्प्रेड हुआ। तो फिलहाल के लिए राष्ट्रकूटास में इन्होंने अलाउ किया। तो सिमिलरली जब ये चीज ऊपर चल रही थी तो एक्चुअली साउथ में चोला एम्पायर थे बहुत ही पावरफुल। ये आए थे आपके पल्लवास के बाद। पल्लव की फ्यूडिटरी थी चोला एम्पायर। अंडरस्टूड? तो चोला एम्पायर को फाउंड किया था विजयालया ने। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि संगम एज में चोला एम्पायर थे, चेरा चोलास एंड पांड्यास, पर ये उस टाइम में खत्म हो चुके थे। उसके बाद दोबारा विजयालया ने इनको फाउंड किया था जिसमें 2 रूलर, राजा राजेंद्र 1 बहुत पावरफुल रूलर थे, बहुत पावरफुल। इनका ट्रेड चलता था वेस्ट के साथ। वेस्ट के साथ ये स्पाइसेस उनको दिया करते थे, वो इनको पैसा दिया करते थे, तो इन पे अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो चुकी थी। इन्होंने मालदीव्स तक कॉन्कर कर लिया था इंडिया का, मतलब अपनी टेरिटरी में मालदीव्स तक को जीत लिया था इन्होंने। तो मालदीव्स जैसे कि आप सबको पता है कि अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो मालदीव्स सीचल्स यहाँ पे है कहीं। तो लक्षद्वीप तक जाना इतना मुश्किल है, यहाँ तक जाने का मतलब यहाँ भी जीत लिया। तो इनकी नेवल एक्सपेंशन बहुत पावरफुल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी इनके पास। तो इन्होंने काफी इस चीज को एक्सपैंड कर लिया था। तो अब जो उसके बाद सिमिलरली इन्होंने एक्सपैंड किया, तो जैसे इनके बाद राजे आए तो एक आए राजाधिराज राजेंद्र 2 1063 तक। तो जैसे इनकी चलती रही आगे, तो इनके ऊपर फुल स्टॉप लगाया मलिक कफूर ने। ऑलमोस्ट 1300 एडी की बात है ये। 1300 एडी में मलिक कफूर साउथ में आया, उसने पूरा प्लंडर कर दिया और यहाँ पे चोला एम्पायर खत्म किया। अंडरस्टूड? अभी आपको मलिक कफूर इस चीज में सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको इस वजह से बताया कि इनका रेलिवेंस यहाँ पे आ रहा था। अदरवाइज मलिक कफूर, आप सबने पद्मावत मूवी देखी होगी। पद्मावत मूवी अगर आप सबने देखी हुई है, पद्मावत मूवी में दिखाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी होता है, उसके साथ उसका एक आप कह सकते हैं उसका साथी होता है मलिक कफूर, जो उसको काफी सपोर्ट करता है हर चीज में। तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर को साउथ में भेजता है साउथ इंडिया को जीतने के लिए। तो वो अलाउद्दीन खिलजी आपका 1296 की बात है, 1296। तो 1296 के कुछ 4-5 साल बाद के बाद मलिक कफूर साउथ में आता है, पूरा प्लंडर कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी हम खिलजी डायनेस्टी में पढ़ेंगे, विद इसके इमीडिएट बाद वही लेक्चर होगा दिल्ली सल्तनत का। तो फिलहाल के लिए आपको जस्ट यही देखना है कि चोला एम्पायर खत्म हुआ था जब साउथ में मलिक कफूर आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और मैं इस वीडियो के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको मैप्स के साथ इस हर डायनेस्टी के बारे में, एशियंट हिस्ट्री का समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और इस वीडियो को अगर पसंद किया आपने तो इसको लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।